बिहार में अभी चुनावी दिवाली चल रही है, जहां अपने अपने मुद्दों का रॉकेट और विरोधी परिवार का बम लेकर पूरी ताकत से एनडीए बनाम महागठबंधन में दिवाली का दंगल हो रहा है। इसी दंगल में अब 25वें दिन पता चलेगा किसका होगा राजनीतिक शुभ लाभ। जनता ने किसके वायदे की आतिशबाजी पर भरोसा किया, किसमें निकलेगा दम और किसके वादे बनेंगे फुस्सी बम। सबकी निगाह एक बार फिर डबल धमाकेदार जोड़ी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर लगी है। जनता तय करेगी क्या 20 साल से सत्ता का सूरज बनते आ रहे नीतीश कुमार अब की बार भी विजय दीप मुख्यमंत्री बनकर जला पाएंगे या नहीं। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले, ये बहुत गुस्से में हैं और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। ऐसे ही विरोधियों में डर की बात का दावा इंडिया गठबंधन भी करता है, जहां बिहार में महागठबंधन को जीत दिलाने के लिए मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन क्या वो विजय के शिल्पी हो पाएंगे, जहां वो आरजेडी को अपनी पार्टी की मदद से 20 साल बाद सत्ता में शीर्ष पर आने का दिया बनाकर दे सके। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। बिहार में इस वक्त चुनावी दिवाली का माहौल कुछ ऐसा कि नजर इस बात पर भी है कि नीतीश ब्रांड पटाखा क्या अब भी पुरानी चमक बिखेरेगा। हम लोगों को जब मौका दिए हैं तो हम लोग खाली कामें कर दिए। आप बिचवा में 2 बार टेंडर के लिए तो आपके ऐसे फालतू बात है और उस सबको तो हम हटा ही दिए कि तो बेकार बात है और कभी हम इधर उधर नहीं करेंगे। क्या इस बार बिहार में दिवाली 2 भाई की जीत वाली होगी? आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जाति वाली फुलझड़ी या नौकरी रोजगार के वादे का बम चलेगा। बिहार की दिवाली में पता चलेगा वोट चोरी का मुद्दा कितना चलेगा। अब बिहार नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है। अब परिवर्तन करना कि नहीं करना। हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। बिहार की इस चुनावी दिवाली में नजर चिराग, मांझी, कुशवाहा, सहनी, लेफ्ट, ओवैसी और मार्केट में नए आए पीके ब्रांड पटाखा पर भी लगी है, क्योंकि ये वो चुनावी बम है जो देखन में छोटन लगे लेकिन आवाज करे गंभीर की ताकत रखते हैं। बिहार को फौज बनाने के संकल्प के साथ उसी लक्ष्य के साथ हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है। एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार में कौन सा बम किसके ऊपर भारी पड़ेगा, किसका रॉकेट चलेगा, किसका उल्टा पड़ेगा, आज आप देखिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। जिस तरीके से हम सब दीपावली पर पूजा करते हैं शुभ और लाभ के लिए, उसी तरीके से चुनावी राज्य बिहार में जो शुभ लाभ वाली राजनीति चल रही है उसका जरा हम आज जिक्र करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि हर तरफ आप देखें तो शुभ लाभ की प्रार्थनाएं हैं कि चुनाव में अपना अपना लाभ हो। किस तरीके से वादों की फुलझड़ियां और दावों के अनार छोड़े जा रहे हैं वो भी हम सब देख रहे हैं। लेकिन इस सारे क्रम में सबसे आगे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि चुनावी ऐलान से पहले ही सौगातों की फुलझड़ियां, सौगातों की आतिशबाजी उनकी तरफ से शुरू कर दी गई थी। और अमित शाह कह रहे हैं इस बार तो बिहार वासियों के लिए 4-4 दीपावली होगी। भारत माता की। बिहार के सब भाई बहन लोगन के हम नरेंद्र मोदी प्रणाम करत बानी। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि चुनावी दिवाली में किन बम और फुलझड़ियों से वोटर का मन मोह लेना होता है। क्या ये इसी बात का नतीजा है कि बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 2 बड़े बम फोड़कर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी। जब पहला बम जीएसटी में राहत का दिया गया और दूसरा बम बिहार में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में
10-10 हजार रुपए भेजना। इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली जीएसटी के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो, ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ जब 14 अक्टूबर को, यहां 14 नवंबर को जब यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। चुनावी दिवाली में 10-10 हजार रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे डालने को सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री भैया को दिल से दुआएं देती हूं, करती हूं, और मैं अपने मुख्यमंत्री भैया को गया जिला के दीदियों की तरफ से मैं दिल से दुआ करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री भैया और मुख्यमंत्री भैया को पूरा आरा जिला के तरफ से प्रणाम करतनी। गांव मोहल्ला में तो पूरा चहल पहल मच गइल बाटे। एकदम खुशी के कोनो ठिकाना ही नहीं है। दीदी लोग के सब दीदी कहतारी लोग कि हम रोजगार गाय के करम, बकरी के करम। कोनो दीदी कहतारी कि हम अपन चूड़ी के दुकान करम भैया। तो हम उहे में कहनी कि हमरो 10,000 रुपया जब पहिलका किस्त आई नु तो हम 100 गो मुर्गी औरी ले हम, काहे कि अब ठंडा के दिन आवता तो अंडा के भी डिमांड बढ़ जाला भैया। ऐसे और 100 गो ले हम अपन मुर्गी के व्यवसाय चालू करम। और जब 2 लाख रुपया मिली भैया नु तो हम पोल्ट्री फार्म करम अपन। मैं अपने पूरे पश्चिम चंपारण की दीदियों के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री भैया और माननीय मुख्यमंत्री भैया को अपने दिल से कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। दिवाली और फिर दिवाली के बाद छठ, यानी वो त्योहार और पर्व जो आस्था और परिवार की खुशियों से जुड़े। वहाँ 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में भले रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए दिया गया हो, लेकिन पैसा पहुंचना वो रॉकेट है जो लंबी दूरी चुनावी आसमान में हासिल कर सकता है। जिस बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 24 लाख, जहां पुरुष वोटर 3 करोड़ 92 लाख, महिला वोटर 3.5 करोड़, वहां 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए डालकर एक तरह से देखें तो 35% महिला वोटर को अपने वादे की आतिशबाजी के प्रभाव में लाने की पूरी कोशिश हुई। और क्या इसी का सबूत सासाराम नीतीश मोदी की योजना से फायदा पाने वाली महिलाएं दे रही हैं। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। महिलाएं घर संभालती हैं, महिलाएं चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। आगे वो तभी बढ़ा सकती हैं जब खुद हाथ में पैसा तभी होगा जब रोजगार होगा। लाभ मिल रहा है, जो 10,000 का राशि जो आ रहा है उससे हम अपन हस्बैंड जी को लकड़ी उकड़ी जो सेंटरिंग वाला होता है उसमें हम सहयोग करेंगे।
और उसके बाद दूसरे वार्ड वाला में जो 2 लाख का जो राशि आएगा, तो उसमें सोच रहे हैं कि थोड़ा चूड़ी उड़ी, सिंगार पटार का दुकान उकान, बच्चा का कपड़ा, ये सब रखेंगे। मेहनत करेंगे, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बच्चा को हमसे आगे रहे, कोई दुख ना हो। जितना हम सोच रहे, इतना कि जितना हम दुख कर लिए हैं उतना हमारे बच्चा नहीं करे। ऐसे ही बयानों का रुझान क्या इस बात की तरफ इशारा कर चुका है कि जिस बिहार में महिला ही सत्ता का फैसला कर रही, वहाँ एनडीए को सियासी दिवाली में जीत की चकाचौंध भी मिल सकती है? क्योंकि पुरुष वोटर महिलाओं से केवल 42 लाख ज्यादा है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले वोट देने में महिलाएं ज्यादा आती हैं। 2010 में 162 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, 2015 में 202 सीटों पर, 2020 में 166 सीटों पर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद करिए, विपक्ष के मंच से अपनी मां को अपमानित किए जाने वाली नारेबाजी का मुद्दा पहले उठाकर ये दांव भी चल चुके हैं कि बिहार की हर मां, हर बहन, हर बेटी का अपमान हुआ है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। महिला वोट के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चुनावी दिवाली में एनडीए के लिए सबसे बड़ी ताकत वो खुद है, जो खुद ही अपने दम पर प्रचार की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच जाती है। सबूत बिहार के पुराने चुनावी दिवाली मुकाबलों में मिलता आया है, जो कहता है कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 रैली करके 110 सीट कवर की थी, जिसमें 62 सीटों पर जीत के साथ स्ट्राइक रेट 56% रहा। लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में ये स्ट्राइक रेट बढ़कर 75% हो गया, जब 16 रैली में 16 सीट कवर करके 12 पर जीत हासिल करवाई। यह आंकड़ा बताता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट ज्यादा मिलता है। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो। सब जगह राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। मोदी के नेतृत्व में इस बार चुनावी दिवाली में बिहार के भीतर बड़ी रणनीति भी तैयार हुई, जिसमें दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर रैली में 15 से 20 सीट कवर की जाएगी और प्रधानमंत्री के प्रचार अभियान को उन इलाकों में केंद्रित करने के लिए तैयार किया जा रहा है जहां एनडीए के लिए चुनौती मानी गई। अब बात बिहार की राजनीति के सबसे पुराने पटाखे या पटाखे के ब्रांड की करते हैं, और वो है नीतीश कुमार। सामने कोई दूसरा पटाखा चल रहा हो, उसके साथ कॉम्बिनेशन में खूब जगमग रोशनी होती है, यानी गठबंधन कोई भी हो, नीतीश कुमार जिस तरह की आतिशबाजी है, जिस तरह के ब्रांड की आतिशबाजी है, धमाल मचा ही देते हैं। हाँ, इस बार यह है कि अब तक जो एक सीनियर पटाखा होने का रुतबा उनकी पार्टी को हासिल था, इस बार बीजेपी के साथ 101 का आंकड़ा आ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़े भाई छोटे भाई का कॉम्बिनेशन हटकर अब जुड़वा भाई हो गए हैं, लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि नीतीश और मोदी का नाम यानी दीपावली पर डबल धमाका। जितना ज्यादा उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, और अब बिहार के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल वाली ये वो सियासी जोड़ी बन चुकी है, जिसके दम पर चुनावी दिवाली में नीतीश कुमार सबसे बड़ा रिकॉर्ड बम फोड़ देना चाहते हैं। अब की फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले सीएम होंगे जो 10वीं बार शपथ लेंगे। देश में सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड और मजबूत हो जाएगा। जीत कर इतिहास रचने की सोचते नीतीश का भले इतिहास ये रहा हो कि नीतीश कुमार कभी फुलझड़ी बन जाते हैं, कभी बम यानी पलट जाते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि इधर उधर नहीं करेंगे। तो हम लोग खाली कामें कर दिए, आप बिचवा में 2 बार ट्रैक्टर के लिए तो आपके ऐसे फालतू बात है, और सबको तो हम हटा ही दिए, तो बेकार बात है। और कभी हम इधर उधर नहीं करेंगे, जो उससे पूरा रहता रहेगा, और केंद्र का इतना सहयोग में सब तरह से
तो उन लोगों को हम इसलिए बता देते हैं कि उन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया और कुछ काम नहीं करता। चुनाव बाद नीतीश नहीं पलटेंगे, ये भरोसा क्या बीजेपी को भी है? जहां इतिहास कहता है कि नीतीश कुमार 2013 तक बीजेपी के साथ रहे, 2014 में सीपीआई के साथ, 2015 से 2017 तक आरजेडी के साथ, 2017 से 2022 बीजेपी के साथ, 2022 से 2024 आरजेडी के साथ और फिर 2024 से अब तक बीजेपी के साथ ही हैं। नीतीश कुमार जी भारत की राजनीति के बहुत प्रमुख नेता हैं और उनके जीवन का पूरा कालखंड कभी वो कांग्रेस में नहीं रहे और कांग्रेस के साथ में रहने का उनका रिकॉर्ड भी कभी भी 2.5 साल से लंबा नहीं रहा। तो मैं मानता हूं कि इसी व्यक्ति के जीवन का अगर मूल्यांकन करना है तो एक बड़े हिस्से को लेकर ही करना चाहिए। और ठेठ समाजवादी नेता हैं, इनके राजनीतिक जन्म से ही कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, जेएमपी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं और इमरजेंसी में भी अच्छी खासी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। तो मैं मानता हूं भरोसा भारतीय जनता पार्टी को तो है ही है, परंतु बिहार की जनता को भी है। नीतीश कुमार को लेकर दूसरा दांव विपक्ष ये खेलता आया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है खेला बीजेपी कर रही थी, इसी कारण से। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा। गृह मंत्री अमित शाह साफ करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल करते आ रहे हैं और तब ये भी बिहार की सियासी दिवाली में तय होगा कि नीतीश कुमार की सत्ता की ताकत कितनी है। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा। बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ, हर एक बिहारी सीएम होगा, सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने वाला विपक्ष भी शायद इस बीच चौंका हुआ बताया जाता है, जब जेडीयू की तरफ से सधा हुआ कदम टिकट बंटवारे में बढ़ता दिखा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने बम्पर सोशल इंजीनियरिंग टिकट बंटवारे में दिखाई। ओबीसी से 37 उम्मीदवार, ईबीसी वर्ग से 22, सवर्ण समाज से 22, अनुसूचित जनजाति से 15, अनुसूचित जाति वर्ग से 15, अनुसूचित जनजाति से 2 उम्मीदवार। इसके साथ ही पार्टी ने 13 महिलाओं को भी टिकट देकर महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया है। आज भी आप देखते हैं जितना सोशल मीडिया और कंट्रोवर्सी चलाया जाता है कि नीतीश कुमार जी से मिल लिए। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के सबसे बड़े धुरी हैं, उनके बिना बिहार में नहीं कुछ होता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो धुरी 2 दशक से बने, जहां उनके बगैर कोई सत्ता नहीं पाता। यही वजह उत्तर भारत में बिहार एक लौता राज्य है जहां बीजेपी अब तक अपना सीएम न होने के बावजूद नीतीश कुमार को ही आगे करके चुनाव में उतरी है। वैसे पटाखों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आग लगने के बाद वो फुस होंगे या उनमें होगा जबरदस्त विस्फोट, रंगीन आतिशबाजी नजर आएगी।
अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के उस वादे वाले बॉम्ब के, जिसको लेकर अभी विश्लेषक कोई एक राय बना नहीं पाए हैं। वादा हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का। आज तक चैनल है और पूछिए इस बार कौन जीतेगा, ये पूछिए कि सीएम कौन होगा। एक तो सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलना। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। एक बार दोनों हाथ उठा के इनके कैमरे में दिखा दो। तेजस्वी यादव को भरोसा है कि इस बार 14 नवंबर को चुनावी नतीजों के बाद उन्हीं के घर दिवाली मनेगी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बिहार में वोट डाले जाने और नतीजे आने से पहले तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं, मानो उनके मुद्दों की चमक काम कर गई। हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे। तेजस्वी ने सत्ता में वापसी के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार चला। सरकार बनने के 20 महीने के भीतर वादा है कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। तेजस्वी को लगता है गेम इसी से पलटेगा। तेजस्वी सत्ता में आएगा तो जो भी बेरोजगार युवा जिसके पास डिग्री है सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा। कोई ऐसा बिहारी भाई बहन नहीं छूटेगा, सबके हाथ काम होगा। तेजस्वी मानते हैं कि नौकरी को लेकर उनका दांव उन्हें सबसे ज्यादा सियासी लाभ इस सियासी दिवाली पहुंचाएगा। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया तो नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। तेजस्वी यादव के वादे को अगर टटोला जाए तो बिहार में 2 करोड़ 83 लाख परिवार, 20 लाख सरकारी नौकरी का पहले से दावा सामने आता है। यानी इस आधार पर कहा जाए तो 2 करोड़ 63 लाख परिवार को नौकरी देनी हो। 20 महीने में अगर 2 करोड़ 63 लाख परिवार को नौकरी दी जाए तो हर महीने 13,15,000 नौकरी बांटनी होगी। हर दिन 43,833, हर घंटे 1,826, हर सेकंड 30 नौकरी। विपक्ष पूछता है जिस बिहार में पूरे साल 5 लाख नौकरी राज्य लोक सेवा आयोग नहीं निकाल पाया, वहां 13 लाख नौकरी हर महीने कैसे निकलेगी। सी ग्रेड की नौकरी भी देनी है तो एवरेज तनख्वाह 39,000 आता है, 39,000। तो 2.6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 39,000 लगभग 12 लाख करोड़ रुपया होता है। तेजस्वी जी को जरूर ये करना चाहिए, उनको सत्ता मिले तो दे देना चाहिए, मगर ये 12 लाख करोड़ कहां से लाएंगे वो बिहार की जनता को समझा देना चाहिए। अगर ये भी मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव को जनता ने जिताया और वो नौकरी बांट भी ले गए, तो क्या इतनी सरकारी नौकरी देने के बाद वेतन दे पाएंगे? एक अनुमान है कि 25,000 रुपए महीना भी वेतन देना पड़े तो बिहार में 7,88,000 करोड़ रुपए सालाना केवल वेतन में जाएगा, जबकि बिहार का सालाना बजट 3,17,000 करोड़ रुपए है। आप बताइए, पूरे भारत का बात छोड़ दीजिए, बिहार का बात छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र, कोई ऐसा इवेंट, स्विट्जरलैंड में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये प्रावधान नहीं है कि जिनके पास इतना पैसा है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दे दें। संभव नहीं। और 3.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में आएंगे तो करेंगे क्या?
हो सकता है कि तेजस्वी के पास कोई रोड मैप हो जिसके आधार पर वो दावा करते हैं कि जीते तो हर घर सरकारी नौकरी बांट देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि हालत इस घर की खींचतान जैसी ना हो जाए जिसमें भाई भाई आमने सामने हैं। एनडीए के अलावा तेजस्वी को बड़े भाई की तरफ से भी चुनौती मिल रही है। परिवार और पार्टी से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दी और नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे। तो महुआ हमारा क्षेत्र है, तो जनसैलाब उमड़ा हुआ है। महुआ रोजगार मांग रहा है। चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से हमने वादा को पूरा किया, मेडिकल कॉलेज दिया, उसी तरीके से यहाँ पे आप रोजगार देने का काम करेंगे। अब महुआ को जिला बनाने का काम करना और एक और इंजीनियरिंग कॉलेज हम खोल कर आएंगे। तेज प्रताप ने कई सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारे हैं। महुआ सीट से आरजेडी के मुकेश रोशन विधायक, पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया, लेकिन तेज प्रताप के महुआ से मैदान में उतरने के कारण यहाँ का मुकाबला रोचक हो गया। फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। कौन क्या है, नहीं है, कौन एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, कौन डिसएक्टिव है, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको महुआ के लोगों से मतलब है, महुआ की जनता से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए तेजस्वी यादव नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी खुद को सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली A to Z पार्टी के रूप में दिखा रही है। इसी के तहत आरजेडी प्रभावशाली भूमिहार समुदाय को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश में जुटी है। इससे पहले आरजेडी कुशवाहा समाज को साधने की कवायद कर रही थी ताकि खुद को बिहार की असली पार्टी के तौर पर पेश किया जा सके। अमित शाह जी ने कहा कि तेजस्वी को सबक सिखाएंगे ऐसा कि अगले बार चुनाव लड़ने पे भी सोचेगा। हम बिहारी हैं, बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। हमारा जरावत तुमसे तेजस्वी डरने वाला है। तेजस्वी डरेगा, बिहारी डरेगा। अरे आइए इस बार चुनाव में आपको ईंट के जवाब पत्थर से मिलेगा, पत्थर। तो बीजेपी की तरफ से लगातार धुआंधार प्रचार हो रहा है और इसी सब के बीच में एक ऐसे पटाखे का जिक्र भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो है तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से, लेकिन बीजेपी का कभी न फेल होने वाला पटाखा, और वो है योगी आदित्यनाथ, जो अपने बयानों की आतिशबाजी बिहार चुनाव में लेकर आए। साधु बाबा, तारीख थी 31 अगस्त और साल था 2010। वो दिन जब संसद में लालू प्रसाद यादव ने योगी आदित्यनाथ पर शब्दों के दनादन ऐसे तंज भरे रॉकेट दागे, उसकी गूंज आज तक सुनी जा सकती है। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. No. आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू जी, साधु भी रहिएगा, MP भी रहिएगा, है ना? संसद में तब लालू प्रसाद यादव के बयानों की साजिशबाजी की वजह योगी आदित्यनाथ के तेवर थे, जिन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ को लालू यादव के निशाने पर ला खड़ा किया। साधु बाबा, साधु बाबा बोलेगा। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. No. आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू यादव जब योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे रहे थे तो सदन में आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसद ठहाके लगा रहे थे। साधु बाबा बोलेगा। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. No. आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। तब लालू प्रसाद यादव को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि यही साधु बाबा 10 साल बाद हुए बिहार के चुनाव में ऐसा धमाका करेंगे कि लालू यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना धुआं हो जाएगा। साधु बाबा, बिहार के अंदर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को 15 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन वर्षों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने रोजगार नहीं दिया, गरीब को मकान नहीं दिया, बिजली के कनेक्शन नहीं दिए, लेकिन
जानवरों का चारा भी ये लोग चट कर जाते थे। तो जिनकी साधु बाबा कहकर संसद में खिल्ली उड़ाई, जिन पर ठहाके लगे, उन्हीं साधु बाबा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में बड़ी भूमिका निभाई। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर बन गए। उन्होंने तब 18 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का प्रचार किया और 11 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस तरह योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 61% रहा, यानी योगी ने जितनी सीटों पर प्रचार किया उसकी 61% सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। साल 2025 के चुनाव में भी अब की बार बीजेपी योगी आदित्यनाथ से इसी करिश्मे की उम्मीद कर रही है, ताकि बिहार में जीत की दिवाली मनाई जा सके। कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। उनकी पहली रैली पटना के दानापुर में हुई, दूसरी सहरसा में। सहरसा का इलाका कोसी सीमांचल बेल्ट से सटा हुआ है, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। ऐसे में योगी की एंट्री बीजेपी की रणनीतिक चाल मानी जा रही है। पहले कहां जाता था? पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे, उन सब में ये बढ़ जाता था, गरीब के पास नहीं आ पाता था। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा, और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। 15 साल पहले योगी को जब लालू प्रसाद यादव ने साधु बाबा कहा था, तब उनकी उम्र 28 साल थी। इसके बाद वो 2017 में सबको चौंकाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अब बीजेपी का सबसे हार्ड हिंदुत्व चेहरा बनकर बिहार विधानसभा चुनाव के समर में स्टार प्रचारक के तौर पर कूद चुके हैं। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। तंत्र का कमल इसी प्रकार से। बिहार में योगी पर बीजेपी के दांव की एक बड़ी वजह प्रयागराज महाकुंभ भी है, जहां देश भर और खासकर बिहार से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। महाकुंभ की सफलता और उसमें बिहार से पहुंचे श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सभाओं को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। महाकुंभ में डुबकी लगाने का जुनून बिहार के नौजवानों में कितना था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बक्सर से जुगाड़ की नाव से नौजवान 84 घंटे का सफर तय करके तब महाकुंभ पहुंच गए थे। महाकुंभ ही नहीं, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बिहार से आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, जिससे योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी सीमांचल और आसपास के इलाकों में काफी बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक सीमांचल क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ से प्रचार कराने की मांग पहले से कहीं ज्यादा है, जिसमें महाकुंभ का भी एक बड़ा रोल माना जा रहा है। क्या अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता? अब बिहार में अपराध को अपनी पपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। बिहार में योगी मॉडल की मांग बढ़ते अपराध के दौरान भी देखने को मिली, जब बीजेपी के मंत्री अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात कहते सुने गए। इसलिए योगी ने भी कहा कि एनडीए सरकार बनने पर बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होगा। निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी। अपराधी किसी तरह का अप्रिय घटना करते हैं तो उनको ठोकने का भी आदेश है। भय बिन होए न प्रीत। अभय पटना पुलिस और बिहार पुलिस आपके सीने के अंदर घुस के डालेगी। बहुत हो गया। बिहार में आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ इसी तरह कई रैली करेंगे। देखना है क्या योगी के हिंदुत्व और विकास का मिश्रण बिहार के वोटरों को आकर्षित कर पाएगा। अब बिहार की जनता फैसला करेगी, बिहार में क्या यूपी मॉडल चलेगा या फिर नहीं। कुछ नई पुरानी आतिशबाजी और भी है, जिसका असर इस बार की बिहार की चुनावी दीपावली पे दिख रहा है।
सबसे पहले तो सीमांचल का क्षेत्र जो चुनावों में बड़ा असर डालता है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में खूब भीड़ जुट रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, जिनका दावा काफी बड़ा है बिहार चुनावों को लेकर। और इन सारी नई आतिशबाजी के बीच एक सवाल कि इनका अपना फायदा कितना और बाकी गठबंधनों को नुकसान कितना। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में मुख्य मुकाबला है। तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज दम लगा रही है। वहीं बिहार चुनाव में अब तक एक और गठबंधन की एंट्री हो गई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 64 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस नए मोर्चे का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया। जिन जालिमों ने मुझे धोखा दिया अब तू उसको देख ले। ओवैसी, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य का यह गठबंधन बिहार चुनाव में महागठबंधन के आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के पारंपरिक वोट बैंक में क्या बड़ी सेंधमारी कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि इस गठबंधन के मैदान में उतरने से एनडीए को फायदा होगा या फिर पीके की पार्टी को नुकसान होगा। मतदान के दिन यहाँ पर आपका एक वोट पतंग छाप पर बटन दबेगा, बटन दबेगा पतंग छाप पर। आप अपने इतिहास को मजबूत रखेंगे, मोदी नीतीश कुमार को हराएंगे, राजद को सबक सिखाएंगे। सिखाइए सबक। विश्व हिंदू परिषद के उम्मीदवार को लाकर खड़ा करके जिता दिया। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी के उम्मीदवार को लाकर खड़ा कर दिया। आज हम आपको एक बेहतरीन उम्मीदवार दिए हैं। ओवैसी के नेतृत्व वाला ये गठबंधन बिहार के 3 क्षेत्र पर फोकस करेगा, जिससे सीधा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को हो सकता है। सीमांचल की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। मतदान के दिन आपको डॉक्टर बनकर एक नाकाम विधायक का इलाज करना है। कैसे करेंगे? किस पर बटन दबाएंगे? किस पर बटन दबाएंगे? यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगार और गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका। तो आपका काम यह है कि मतदान के दिन आप किसको बेरोजगार बनाएंगे? ओवैसी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया के साथ मिथिलांचल की भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधाम, अमौर, बायसी, कस्बा, बलरामपुर समेत 35 सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे हैं। सीमांचल की 24 सीटों में ज्यादातर पर मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने यहाँ 5 सीटें जीती। कई सीटों पर महागठबंधन को हजारों वोटों से हराने में अहम रोल निभाया। मुस्लिम वोट के बंटने से सीधा फायदा एनडीए को मिला। इसलिए ओवैसी की तरफ से महागठबंधन के दलों को इसके लिए दोष दिया जा रहा है। जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो, जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो, तुम बराबरी की बात करोगे तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। अब सवाल है कि आरजेडी को लेकर ओवैसी इतना ज्यादा क्यों भड़के हुए हैं और क्यों अपने सभी प्रत्याशियों से शपथ पत्र भरवा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाने में जुटे हैं कि वो जीतकर पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल पिछली बार सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें आई, लेकिन फिर इनके कई विधायक आरजेडी में चले गए। इसलिए आरजेडी खास तौर पर ओवैसी के निशाने पर है। बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मगर याद रखो तेजस्वी, तुम्हारी पार्टी तुमको मुबारक। तुम जो फैसला करोगे तुम इसके जिम्मेदार होगे। अब सवाल है कि बिहार के लोगों को ओवैसी की सियासी बिरयानी कितनी भाएगी। तो इस सवाल पर यह वीडियो देखना जरूरी है।
जो महागठबंधन को खबरदार करने के लिए काफी है। बिरयानी को लेकर मची ये लूट किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट की है, जहां ओवैसी के प्रत्याशी ने नामांकन से पहले घर पर भोज दिया। 10,000 लोग जुट गए और हंगामा हो गया। बिरयानी के लिए लूट इस बिहार चुनाव में पहली घटना है। हालांकि इसके पहले प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में बिरयानी लूट की एक घटना हो चुकी है, जो बिहार चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटे। देखिए, मैं टक्कर से डरता नहीं हूँ। अगर हम लोग डरते, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप डर गए तेजस्वी की पॉपुलैरिटी से वहां पर। भाई, अगर किसी के पॉपुलैरिटी से डरते तो यहाँ पर पिछले 30-40 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो अपने दम पर नई पार्टी खड़ा करके 243 सीट पर इतनी ताकत से लड़ रहे हैं कि 35 साल में पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। दिलचस्प बात यह कि प्रशांत किशोर की पार्टी भले ही पहली बार विधानसभा की हर सीट पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जनसुराज चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों के लिए परेशानी का कारण बनी है। पहली बार बिहार के संभावित प्रत्याशी, अब तो सब प्रत्याशी हो गए, प्रत्याशियों की सूची में आपको ऐसे नाम दिख रहे हैं। उसके सामने कौन है? बड़े बालू माफिया, बड़े शराब माफिया, भू माफिया, लुटेरे, नरसंहार के आरोपी, दंगाई। अब जनता को तय करना है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। अभी तक लोगों ने कहा भाई हमारे पास विकल्प नहीं था। अब आपके सामने विकल्प है। एक ईमानदारी से किया गया प्रयास है, आपके सामने विकल्प है। बिहार की जनता को तय करना है उनको क्या चाहिए। तो जो पार्टियां हर मुद्दे पर एक दूसरे को निशाना साधती हैं, वो जनसुराज पर हमला करने में एक साथ है। बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टियां मिलकर प्रशांत किशोर के बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले का मजाक उड़ा रही हैं। चुनाव नहीं लड़ने के पीछे बस एक ही कारण है कि फिजिकली जो कुछ भी पॉसिबल है ह्यूमनली, जो आप 24 घंटे में कर सकते हैं, उसको देखकर जो हमारे साथियों ने निर्णय लिया है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और 2-3 दिन भी मुझे वहां लगाने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से करीब 30-40 विधानसभा क्षेत्रों में जहां मैं अदरवाइज जा सकता हूं, वहां शायद नहीं जा पाऊंगा और वहां प्रत्याशियों को, जनसुराज के प्रत्याशियों को परसेप्टिवली कुछ नुकसान हो सकता है। तो निर्णय बस इतना ही था इस विषय को लेकर कि क्या मेरे अकेले के चुनाव लड़ने से ज्यादा फायदा है या जो जनसुराज से 243 लोग लड़ रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए मुझे ज्यादा समय देकर फायदा है पार्टी के नजरिए से। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो 150 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। इस उम्मीद को एनडीए और महागठबंधन मुंगेरी लाल के हसीन सपने तक कह चुके हैं। ओवैसी को भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां बीजेपी की बी टीम बताती हैं। इस तरह बिहार चुनाव में तीसरी शक्ति के रूप में जनसुराज और ओवैसी के गठबंधन का शोर सुनाई दे रहा है।